Subscribe to Himanshu Arya tutorial and click on the bell icon to never miss an update. हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। मैं हिमांशु स्वागत करता हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। और देखो, जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे सेल, तो उसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे। सेल में देखो, हमने सीक्वेंस में पढ़ा था। बिल्कुल सेल को मैंने 3 भागों में बांटा था। पहला इंट्रोडक्शन था, वो मैंने कंप्लीट करवा दिया। दूसरा था हमारा जो सेल मेम्ब्रेन पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने ट्रांसपोर्ट पढ़ाया था सेल मेम्ब्रेन के क्रॉस, ऑस्मोसिस, डिफ्यूज़न, साइटोसिस। याद होगा आपको, क्लियर है ना। अगर आपने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो आप उसे देख लोगे। यहाँ आई बटन पे क्लिक करोगे, वहाँ पे मैंने पिछले वीडियो का लिंक डाल रखा है, उसे आप देख लोगे तभी ये वीडियो देखोगे, क्लियर है ना। क्योंकि सेल और टिश्यू तक जब भी पढ़ेंगे हम एक एक करके सीक्वेंस में पढ़ेंगे और किसी भी चीज़ को स्किप नहीं करना है, नहीं तो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे, क्लियर है ना। यहाँ पे हम थोड़े से बेसिक लेवल और हाई लेवल भी लेके चल रहे हैं, जैसा कि आपको शुरू से ही पता होगा, हम वैसे ही पढ़ रहे हैं क्योंकि ये फाउंडेशन भी है हमारे लिए, ताकि अगर आप 11th-12th में बायो ऑप्ट करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, ठीक है ना, बेसिक चीज़ों के लिए। अदरवाइज बहुत सारे बच्चे होते हैं ना जो बाहर चले जाते हैं पढ़ने के लिए, फिर वहाँ वो कोप अप नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए आपको यहाँ पे एक फाउंडेशन मिल रहा है, इसे आप बिल्कुल लेके ही जाओ कहीं भी, आ रहा है समझ में। अदरवाइज मैं बाद में फिर 11th-12th भी देखूंगा। तो क्लियर है। देखो, कुछ बच्चों का कंप्लेन था कि सर आप कलरफुल मार्कर क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं। तो बाबू, लॉकडाउन चल रहा था, बहुत प्रॉब्लम से देखो जुगाड़ कर पाए इन सारे मार्कर्स का। तो अब से हम कलरफुल मार्कर भी यूज़ करेंगे, बिल्कुल। और अब तो हमारा जो टॉपिक आएगा ना, तो इसमें डायग्राम्स भी बनेंगे। अभी तक तो नॉर्मल आ रहा था, कोई डायग्राम था नहीं। अब ऑर्गेनल्स पढ़ने जा रहे हैं ना, तो डायग्राम्स भी बनेंगे, एक एक चीज़ को समझाएंगे यहाँ पे। क्योंकि डायग्राम जब तक नहीं बनाओ ना, चीज़ें क्लियर नहीं होती है, क्लियर है। तो जैसा भी हो, अब से डायग्राम वगैरह बना के भी दिखाएंगे। जैसा कि देखो, आप देख रहे होगे बोर्ड पे मैंने न्यूक्लियस का डायग्राम बना रखा है। चलो कोई नहीं, इन सब चीज़ों को एक एक करके देखेंगे। तो आज के टॉपिक को शुरू करते हैं। ध्यान से देखोगे, हमने सेल मेम्ब्रेन का ट्रांसपोर्ट पढ़ लिया था, अब हम न्यूक्लियस पढ़ रहे हैं, ठीक है। न्यूक्लियस को पढ़ने के बाद फिर हम साइटोप्लाज्म में चले जाएंगे और ऑर्गेनल्स को देखेंगे। तो ध्यान से देखो, सबसे पहला पॉइंट क्या है, इसमें समझने का बहुत सारा चीज़ है, क्लियर है ना, ध्यान से देखते रहना। तो सबसे पहले तो एक नाम है साइंटिस्ट का, इसे आपको क्या कर लेना है, तो सिंपल से याद कर लेना है। रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था, कब, तो 1831 में, ठीक है। स्टडी ऑफ न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं, कैरियोलॉजी। तो स्टडी ऑफ न्यूक्लियस इज कॉल्ड कैरियोलॉजी। कैरियोन का मतलब ही होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का अगर मैं दूसरा नाम लिखूँ ना, तो न्यूक्लियस को मैं कैरियोन भी लिख सकता हूँ। कैरियोन का मतलब ही क्या होता है, न्यूक्लियस होता है बायोलॉजिकल टर्म्स में, क्लियर है। अब देखो, प्रेजेंट कहाँ होगा, तो प्लांट सेल, एनिमल सेल, दोनों जगह प्रेजेंट होगा। अभी हम जो सबसे लास्ट में ना प्लांट सेल एनिमल सेल के बीच में डिफरेंस पूछेंगे, यानी डिफरेंस करवाएंगे, और वो एग्जाम का ना एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो वो जो भी डिफरेंस आएगा ना, वो बीच बीच में आता रहेगा। जैसे देखो, एक डिफरेंस यहाँ पे आ गया, या सिमिलैरिटी ही बोल लो आप, या डिफरेंस देखो, प्लांट सेल में पेरीफेरी में प्रेजेंट है, एनिमल सेल में सेंट्रल रीजन में प्रेजेंट है ये न्यूक्लियस। ये आपको याद रखना है। प्लांट सेल में कहाँ प्रेजेंट है, तो पेरीफेरी। अब पेरीफेरी क्या होता है भाई, तो ये मान लो सेल है, सेल की ये बाउंड्री है, तो बाउंड्री के साइड प्रेजेंट होगा, ऐसे, क्लियर है ना। बाउंड्री के साइड प्रेजेंट होगा, तो बाउंड्री के साइड दैट इज पेरीफेरी कहलाता है। और अगर वही बीच वाले रीजन में हो तो उसे क्या बोलते हैं, सेंट्रल रीजन बोलते हैं, या सेंट्रल पार्ट बोलते हैं। तो एनिमल में कहाँ होगा, सेंट्रल रीजन में, लेकिन प्लांट में कहाँ होगा, पेरीफेरी। ये जनरल है। अगर आप प्लांट सेल, एनिमल सेल अगर डिटेल में पढ़ते हो ना, उसके टिश्यूज, तो बहुत सारे ऐसे भी सेल मिल जाएंगे ना आपको, जहाँ पे कि प्लांट में भी ये सेंट्रल में पाया जाएगा, क्लियर है। जैसे मेरिस्टेमेटिक के केस में देख लोगे आप, वैसे ही एनिमल में भी बहुत सारे मिल जाएंगे जहाँ पे ये बेसल रीजन में प्रेजेंट होगा। जैसे कुछ कुछ इपिथेलियल टिश्यू के केस में मिल जाएगा आपको। लेकिन ये जनरल टर्म्स है कि प्लांट में पेरीफेरी में पाया जाएगा, एनिमल में सेंट्रल रीजन में पाया जाएगा, क्लियर है आपको। अब देखते हैं, हम स्ट्रक्चर देखते हैं। तो याद रखना कि न्यूक्लियस जो है ना, ये एक 2 मेम्ब्रेन बॉन्डेड और मतलब स्ट्रक्चर है। इट इज ए डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर। दो मेम्ब्रेन का होगा। इसकी जो कवरिंग होगी ना ऊपर की, ये दो मेम्ब्रेन की होगी। और इसके अंदर देखो क्या क्या होगा, तो इसके अंदर देख लो, इसे याद रखना, आउटर न्यूक्लियर इन्वेलप या मेम्ब्रेन। इन्वेलप को ही क्या बोल रहा है हम, इन्वेलप बोल दो या फिर मेम्ब्रेन बोल दो, क्लियर है ना। इन्वेलप बोल दो या फिर मेम्ब्रेन बोल दो। तो आउटर इन्वेलप और इनर इन्वेलप, ये दो हो गए।
इसके बाद प्रेजेंट होगा न्यूक्लियोलस, क्लियर है ना, जैसा कि यहाँ आपको दिख रहा होगा। देन क्रोमेटिन फाइबर, देन न्यूक्लियर पोर और देन न्यूक्लियोप्लाज्म। इन सभी चीज़ों को देखो मैं फिगर से यहाँ समझा रहा हूँ डायग्राम में, और फिर इन सभी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा हम लिख भी लेंगे, क्लियर है ना। इसके बारे में पूछ भी देता है कहीं कहीं। तो देखो सबसे पहले ध्यान देना, न्यूक्लियस क्या है, तो एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। देख लो दो मेम्ब्रेन दिख रहा है आपको, एक बाहर का मेम्ब्रेन, एक अंदर का मेम्ब्रेन। देखो मैंने यहाँ नाम लिख रखा है, ये देखो बाहर वाला जो मेम्ब्रेन है, बाहर वाला जो मेम्ब्रेन आपको दिख रखा है, देखो आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या इन्वेलप, एक ही बात है। इसको दूसरे शब्दों में हम बोलते हैं एक्टोकैरियोथिका। कैरियो मतलब न्यूक्लियस, थीका मतलब उसका लेयर, क्लियर है ना। तो एक्टोकैरियोथिका। और ये देखो अंदर वाला मेम्ब्रेन, ये देखो अंदर से मैंने यहाँ से पॉइंट आउट किया है। तो अंदर का मेम्ब्रेन क्या है, इनर न्यूक्लियर इन्वेलप या मेम्ब्रेन या एंडोकैरियोथिका, ये आप समझ गए होगे। आगे देखो बीच में बहुत सारे रेड ना धागे जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, स्ट्रिंग जैसा। सो दिस इज व्हाट, दिस इज क्रोमेटिन फाइबर। अब ये क्रोमेटिन फाइबर ही ना आगे जाके डीएनए बनाएगा, क्लियर है ना। यही क्रोमेटिन फाइबर आगे जाके क्रोमोसोम बनाएगा एक्चुअली, जिसके अंदर डीएनए जीन सब प्रेजेंट होंगे। उसका सीक्वेंस मैं बताऊंगा थोड़ी देर में, ठीक है। अभी बस नॉर्मल। तो ये जो रेड कलर से जो भी आपको स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, दीज आर क्रोमेटिन फाइबर्स। ब्लू कलर से देखो आपको कुछ कुछ दिख रहा होगा, कुछ कुछ पॉइंट्स आपको ब्लू कलर से दिख रहा होगा। मैं इसे थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, है ना, ताकि आपको थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो ये ब्लू वाले जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं ना आपको थोड़े बहुत, ये क्या है, तो ये राइबोसोम्स है। ये क्या है, तो ये राइबोसोम प्रेजेंट है। आ रहा है समझ में, ये क्या है बाबू, तो ये राइबोसोम है। आ रहा है समझ में। तो ये हो गया क्या, देखो मैंने यहाँ लिख दिया राइबोसोम हो गया। अब देखो बीच में ग्रीन कलर से फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे, ठीक है ना। सो दिस द फ्लूइड जो प्रेजेंट है इसके अंदर, है ना, ये फ्लूइड क्या है, तो न्यूक्लियोप्लाज्म बोल रहे हैं। न्यूक्लियस के अंदर का फ्लूइड क्या है, न्यूक्लियोप्लाज्म है। और जो बीच में ये जो रास्ता बन रहा है ना, बीच बीच में ये जो पोर्स बन रहे हैं, दीज आर न्यूक्लियर पोर। ये जो रास्ता बन रहा है यही पोर है ना, जिससे क्या होगा, चीज़ों का क्या होगा, एक्सचेंज होगा। मतलब इस न्यूक्लियस के अंदर आएगा और न्यूक्लियस के अंदर ऐसे आएगा या फिर बाहर जाएगा। तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन होना है, एक्सचेंज होना है, वो इसी के थ्रू होगा। अब देखो इसे यहाँ पे तो मैंने 2D बनाया है, इसे आप 3D इमेजिन करो, इसे आप एक स्फीयर इमेजिन करो, क्लियर है ना। और ये जो न्यूक्लियर पोर दिख रहा है ना, ये चारों तरफ आप इमेजिन करो। मैंने तो बस एक तरफ दिखाया ना, आप इसे चारों तरफ इमेजिन करो। तो ये क्या होता है, न्यूक्लियर पोर होता है। न्यूक्लियस के अंदर एक डेंस स्ट्रक्चर दिखता है, दिस इज व्हाट, न्यूक्लियोलस। याद रखोगे, न्यूक्लियोलस जो होता है ना, ये बनाता है राइबोसोम को। न्यूक्लियोलस क्या बनाता है, राइबोसोम को। तो न्यूक्लियोलस इज कॉल्ड राइबोसोम फैक्ट्री। लेकिन राइबोसोम जो होता है ना, वो फिर आगे जाके बना देता है प्रोटीन को। प्रोटीन के लिए कोड करता है, वो प्रोटीन को बनाता है। सो राइबोसोम इज कॉल्ड प्रोटीन फैक्ट्री। लेकिन अगर राइबोसोम की बात करें, राइबोसोम को कौन बना रहा है, द आंसर विल बी न्यूक्लियोलस, जो कहाँ प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के अंदर एक डेंस लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोलस बोलते हैं। इसका एक्चुअल में स्ट्रक्चर ऐसा स्फेरिकल होता नहीं है। इसका स्ट्रक्चर जब माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से आप देखोगे ना, तो वहाँ पे ना आपको कुछ इसी टाइप का स्ट्रक्चर, ये जो न्यूक्लियस है ना, इसी टाइप का स्ट्रक्चर यानी गोलाकार जैसा दिखेगा। लेकिन बाहर से ओवरऑल देखने में ना वो सर्कुलर स्फेरिकल ही लगता है, क्लियर है ना। अगर इसका और स्ट्रक्चर देखना चाहो ना, तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। अगर आप माइक्रोस्कोप यानी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर से देख रहे हो ना, तो आपको इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिखेगा। इसे ना आप ऐसे दिख रहा है ना आपको, हाँ, इसे आप इस तरीके से राउंडेड समझो, ठीक है, इसी तरीके से। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखता है, क्लियर है। लेकिन बाहर से ओवरऑल देखने पे क्या लगेगा आपको, ये एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर है। सो दिस इज व्हाट, न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस क्या बनाएगा, फिर से आप याद कर लो, राइबोसोम बनाएगा। बाकी तो इन सभी चीज़ों को एक एक करके हम देखेंगे, ठीक है ना। इसे आप बना लोगे, फिर एक एक करके हम देखेंगे, क्लियर है ना। इस डायग्राम को हमेशा ब्रेन में रखोगे जब मैं आगे की चीज़ों को बताऊंगा। तो न्यूक्लियोलस क्या करेगा, राइबोसोम को बनाएगा, और राइबोसोम क्या करेगा, प्रोटीन को बनाएगा। ये जो न्यूक्लियर पोर है, इसके थ्रू चीज़ों का एक्सचेंज होगा, मतलब न्यूक्लियस के अंदर आएगा और फिर न्यूक्लियस से निकल के साइटोप्लाज्म में जाएगा। साइटोप्लाज्म में ही जाएगा ना ऑब्वियसली। ये जो हो गए इनर, अंदर के इन्वेलप हो गया, ये बाहर का इन्वेलप, ये क्या हो गया, क्रोमेटिन फाइबर हो गया। क्रोमेटिन फाइबर आगे जाके क्रोमोसोम बनाएगा, क्लियर है ना। क्रोमेटिन फाइबर ही क्या होता है ना, कि जब सेल डिवाइड करने वाला होता है, व्हेन द सेल इज अबाउट टू डिवाइड,
ये जो क्रोमेटिन फाइबर होते हैं ये कंडेंस कर जाता है और कंडेंस करके क्या बना लेता है, तो क्रोमोसोम बना लेता है, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों को अभी थोड़ी देर में देख रहे हैं हम, इसे आप जल्दी से नोट कर लोगे, डायग्राम को बना लोगे, ठीक है ना। तो बच्चों देखोगे अब यहाँ ना हमने जो स्ट्रक्चर देखा उसमें जो भी पार्ट्स दिखे उन सारे पार्ट्स को अब एक एक करके देखने वाले हैं, क्लियर है। ध्यान से देखोगे तो सबसे पहला पार्ट जो हमारा बाहर से दिखता है वो है इन्वेलप यानी मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोल लो या न्यूक्लियर इन्वेलप बोलो या एक्टोकैरियोटिका एंड इंडोकैरियोटिका बोलो, सारे तो सेम ही है। तो ये न्यूक्लियर इन्वेलप है क्या, तो न्यूक्लियर इन्वेलप देखो यहाँ पे दोनों की बात कर रहे हैं, तो ये क्या है, एक डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर दैट इज आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। ये करेगा क्या, तो न्यूक्लियस को साइटोप्लाज्म से सेपरेट करेगा। देखो एक सेल है, यहाँ आप ऐसे मान के चलो एक सेल है, अब ये न्यूक्लियस है तो ये तो बीच में साइटोप्लाज्म ही है ना, और साइटोप्लाज्म में फिर डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनल्स हैं। तो ये न्यूक्लियस का ये जो मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन दिख रहा है आपको, ये मेम्ब्रेन कर कह रहा है, साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस को सेपरेट कर रहा है, क्लियर है ना। तो ये क्या कर रहा है, साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस को सेपरेट करने का काम कर रहा है। आगे देखो ये जो कंपोज्ड होता है प्रोटीन और लिपिड का बना होता है, क्लियर है ना, इसे आप बस याद रख लेना। अब आगे देखो न्यूक्लियस में ही, ये न्यूक्लियर इन्वेलप में ही क्या होगा, ढेर सारे पोर्स प्रेजेंट होते हैं, ढेर सारे होल्स प्रेजेंट होते हैं, छिद्र प्रेजेंट होते हैं, है ना, छोटे छोटे परफोरेशन प्रेजेंट होते हैं। परफोरेशन नहीं समझ में आता आपको तो आपने देखा होगा घर में ना, वो एक चलनी होता है ना आटा चालने का, तो उसमें देखते हो ढेर सारे छोटे छोटे होल्स प्रेजेंट होते हैं, सो दैट इज कॉल्ड परफोरेशन। तो यहाँ पे ढेर सारे परफोरेशन प्रेजेंट होंगे, परफोरेटेड होगा, जिसे हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियर पोर बोलेंगे। और यही न्यूक्लियर पोर क्या करेगा, अलाउ द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में चीज़ों का जो एक्सचेंज आदान प्रदान होना है वो इन्हीं पोर्स के थ्रू होगा, ठीक है ना। अब देख लो यहाँ पे ये पोर दो प्रेजेंट होते हैं, आपको पता होगा, डायग्राम में आपने देख लिया होगा। अब देखना ध्यान से कि ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियर इन्वेलप, न्यूक्लियर इन्वेलप के आधार पे ऑर्गेनिजम्स को ना हम दो भागों में बांटते हैं, दो टाइप में बांटते हैं, प्रोकैरियोट्स या प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म एंड यूकैरियोट। यहाँ पर याद रखने वाली बात यह है कि देखो प्रो जहाँ वर्ड आ रहा है, प्रो मीन्स होता है प्रिमिटिव, यहाँ पे आप याद रखोगे, प्रो का मतलब प्रिमिटिव और यू का मतलब होता है एडवांस। आगे देखो कैरी ऑन, आगे नहीं आ रहा है कैरी ऑन, तो न्यूक्लियस यानी प्रिमिटिव न्यूक्लियस क्या हो गया, और यहाँ क्या हो गया, एडवांस न्यूक्लियस। ये आपको याद रखने में काम देगा, ठीक है ना। तो प्रो मीन्स प्रिमिटिव न्यूक्लियस, यू मीन्स एडवांस न्यूक्लियस, यूकैरियोट मीन्स, क्लियर है। अब देखो आगे देखना, ये भी एक क्वेश्चन बनता है इस चैप्टर का, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछ दिया जाता है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन का समझो आंसर लिखा हुआ है, इसे आपको समझ लेना है और समझने के साथ साथ याद भी कर लेना है, ठीक है। तो समझते चलोगे, देखो दिख रहा होगा ना आपको, ठीक है। प्रो यहाँ पे देखो स्पेस नहीं था इसलिए थोड़ा छोटा लिखना पड़ा, आप मैनेज कर लेना, ठीक है ना। तो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स, ठीक है। अगर आपको नहीं दिखे तो आपको क्या करना है, वीडियो को हाई क्वालिटी में चलाओ, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लो, उसको जूम करके फिर देख लो, दिख जाएगा बिल्कुल, ठीक है ना। तो आगे देखना है यहाँ पे प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। सबसे पहले देखो प्रोकैरियोट में क्या होगा, एक ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस की कमी होगी, यानी न्यूक्लियस होगा तो लेकिन ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं होगा, उसके सारे चीज सही तरीके से ऑर्गेनाइज्ड नहीं होंगे, यहाँ ऑर्गेनाइज्ड होगा, वेल ऑर्गेनाइज्ड होगा, क्लियर है ना। इसके जो हेरिडिटरी मटेरियल, देखो ऑर्गेनाइज नहीं होने का मतलब देखो आगे, हेरिडिटरी मटेरियल्स जो है ना, इसके जो भी हेरिडिटरी मटेरियल्स, जो भी अंदर क्रोमोसोम्स, डीएनए, जो कुछ भी है ना, जीन्स वगैरह, सब क्या होगा, जैसे तैसे साइटोप्लाज्म में फ्रीली लाई करेगा, है ना, लाइज फ्री इन साइटोप्लाज्म। और इसी को हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोइड बोलेंगे, इसे जरूर याद रखोगे आप, है ना। इसको क्या बोलेंगे हम, न्यूक्लियोइड बोलेंगे। यहाँ पे एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की कमी होगी, यानी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कोई नहीं होगा, यानी सब कुछ मिला होगा, कोई बाउंड्री नहीं होगा यहाँ पे, है ना, कि सेपरेट करने वाला होगा, सब कुछ सेल के ही अंदर मिला जुला होगा। यहाँ पे देख लो वेल ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, हेरिडिटरी मटेरियल्स होगा ना, वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बॉन्डेड होगा, मतलब वो अलग होगा, साइटोप्लाज्म से अलग होगा, लेकिन यहाँ क्या है, साइटोप्लाज्म में ही घुला मिला है, जिसे हम न्यूक्लियोइड बोल रहे हैं। द नेक्स्ट इज क्रोमोसोम क्या होगा, तो सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे, मोस्टली, मैं मोस्टली बात कर रहा हूँ, सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे, जिसे हम रिप्रेजेंट करेंगे सिंगल सर्कुलर डीएनए से,
क्लियर है ना। कहीं कहीं आरएनए भी प्रेजेंट होता है, अभी डीएनए आरएनए में हमें जाना नहीं है, वो सब हाई लेवल का हो जाएगा फिर, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल सा बस इसे याद रखोगे आप। यहाँ क्या है, नंबर ऑफ रॉड लाइक क्रोमोसोम, बहुत सारे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे। और यहाँ पे क्या होगा, विथ 2 और सेवरल डीएनए, डीएनए क्या होंगे, 2 या 2 से अधिक डीएनए के मॉलिक्यूल्स होंगे। विथ 2 और सेवरल डीएनए मॉलिक्यूल्स लिख लो एक्चुअली यहाँ पे, डीएनए मॉलिक्यूल्स, है ना। आगे देखना, मेम्ब्रेन बॉन्डेड सेल ऑर्गेनल, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे नोट करोगे। मेम्ब्रेन बॉन्डेड सेल ऑर्गेनल्स, दैट इज वैसे ऑर्गेनल्स जिनका मेम्ब्रेन हो। अब ऑर्गेनल्स के मेम्ब्रेन देखो, बहुत सारे ऑर्गेनल्स आपने वहाँ पे पीछे लिखा होगा, मैंने जब लिस्ट बनाया था, ठीक है ना, तो उसमें मैंने शायद ऑर्गेनल्स के वहाँ पे मेम्ब्रेन का चर्चा मैंने नहीं किया था, तो आगे कर दूंगा, ठीक है। याद रखोगे वैसे आप कि जो राइबोसोम होता है ना, उसमें मेम्ब्रेन नहीं होता है। राइबोसोम जब हम बनाएंगे वहाँ कोई भी मेम्ब्रेन नहीं दिखाएंगे, लेकिन अगर हम प्लास्टिड बना रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया बना रहे हैं, है ना, तो इन सब चीज़ों में बाहर से एक मेम्ब्रेन होगा। मेम्ब्रेन मतलब बाउंड्री होगा, एक लेयर होगा जो चीज़ों को सेपरेट करेगा। और समझ में, तो मेम्ब्रेन बॉन्डेड जो भी ऑर्गेनल्स होंगे यहाँ एब्सेंट होंगे और यहाँ प्रेजेंट होगा। क्लियर है ना, यहाँ एब्सेंट होगा, यहाँ प्रेजेंट होगा, याद रखोगे आप। द नेक्स्ट इज एग्जाम्पल, बस याद कर लेना है। इसके एग्जाम्पल में बहुत ही लोअर लोअर ऑर्गेनिजम्स आएंगे। देखो प्रिमिटिव, प्रिमिटिव मतलब पुराने वाले। अब पुराने वाले कौन बने होंगे, तो सबसे पहले तो आपको याद होगा बैक्टीरिया वगैरह बना होगा, यानी कि प्रोकैरियोट्स बने होंगे, ठीक है। बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन अलगी, ये सब हो गए। लेकिन यूकैरियोट्स में अगर बात करो तो जैसे प्लांट हो जाते हैं, एनिमल्स हो जाते हैं, फंगी हो जाते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ हो जाते हैं, ये सब क्या हो जाते हैं, तो ये सब यूकैरियोट्स के अंदर आते हैं। यानी इनमें न्यूक्लियस वगैरह क्या होगा, बिल्कुल ही वेल डेवलप्ड होगा, मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होंगे। यहाँ पे कोई कंपार्टमेंटेशन होगा, लेकिन यहाँ पे कोई भी कंपार्टमेंटेशन नहीं होगा, यानी कंपार्टमेंट्स नहीं बने होंगे, सेपरेट नहीं होगा, सब कुछ मिला जुला होगा, घुला मिला होगा साइटोप्लाज्म में ही। लेकिन यहाँ पे क्या है, साइटोप्लाज्म से सेपरेट रहेगा हमारा न्यूक्लियस। क्लियर है ना। सो दिस वाज ऑल अबाउट न्यूक्लियर इन्वेलप। अभी हम और भी उस डायग्राम में जो कुछ भी चीज़ दिख रहा था उन्हें देखेंगे, इसे आप जल्दी से नोट कर लोगे, ठीक है ना। तो अब देखते हैं हम यहाँ पे न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म देखो कुछ नहीं है, सेल के अंदर का जो फ्लूइड है वो साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस के अंदर का जो फ्लूइड है न्यूक्लियोप्लाज्म है। क्लियर है, सिंपल सा। इट इज द फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड न्यूक्लियस। अब देखो इसमें प्रेजेंट क्या होगा, इसमें डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे जो कि सेल के अंदर, जो मतलब कि न्यूक्लियस के अंदर डिफरेंट चीज़ों का फॉर्मेशन करवाए। और न्यूक्लियस के अंदर बेसिकली डीएनए, आरएनए, इन सब चीज़ों का फॉर्मेशन होता है, तो उसके फॉर्मेशन के लिए एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कुछ नाम लेता हूँ, जैसे प्रेजेंट होता है डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज, ऐसे करके कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। वो सब हमें यहाँ पे पढ़ना नहीं है, ठीक है, वो सब आगे पढ़ोगे आप। इसका जो पीएच होता है वो नॉर्मली 7.4 प्लस माइनस 0.2, यानी आगे भी हो सकता है थोड़ा बहुत पीछे भी हो सकता है, यानी स्लाइटली क्या हो रहा है, तो स्लाइटली बेसिक हो रहा है, बहुत ही स्लाइटली बेसिक। क्लियर है ना। तो ये आप समझ गए होगे, फ्लूइड है, और यहाँ पे कुछ भी नहीं पढ़ना है हमें। द नेक्स्ट इज न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस आपको याद होगा, वो जो डेंस स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, न्यूक्लियोलस राइबोसोम बना रहे हैं। यहाँ पे मैंने कुछ भी फालतू नहीं लिखा है। इट वाज डिस्कवर्ड बाय फोंटेना, याद रखना है बस आपको ये पॉइंट। क्लियर है ना, इट वाज डिस्कवर्ड बाय फोंटेना। इट इज अ डेंस स्ट्रक्चर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर एक डेंस स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। क्लियर है ना, एक मिनट। तो ये क्या है, एक डेंस स्ट्रक्चर प्रेजेंट है न्यूक्लियस के अंदर। आ रहा समझ में। तो नेक्स्ट इज इट हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ राइबोसोम। ये क्या बनाएगा, राइबोसोम, इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं, राइबोसोम फैक्ट्री बोल रहे हैं। ये सब क्लियर था, बस मैंने लिख दिया ताकि आप लिख लोगे, ठीक है ना। मैंने वहाँ पे बोल दिया था, यहाँ पे लिख दिया है। आगे देखो, ये इंपॉर्टेंट है, क्रोमेटिन फाइबर इंपॉर्टेंट है। क्रोमेटिन फाइबर क्या है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा था ना आपको फिगर में, जो मैंने रेड कलर से बनाया था। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस आर कॉल्ड क्रोमेटिन फाइबर। इट वाज डिस्कवर्ड बाय फ्लेमिंग, नाम याद रखोगे। अब देखो यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन सब चीज़ों को आप याद रखोगे। देखो क्या हो रहा है, ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, जब सेल डिवाइड करने वाला होगा, देखो सेल ना हमेशा डिवाइड नहीं करता है, एक सर्टेन टाइम के बाद डिवाइड करता है। जैसे मान लो यहाँ पे एक सेल है, वो ग्रो कर रहा है, मैच्योर किया, एक समय आएगा उसके डिवीजन का, तो अब वो डिवाइड करने वाला होगा। तो ड्यूरिंग द सेल डिवीजन जो क्रोमेटिन फाइबर होगा वो कंडेंस करेगा। कंडेंस मतलब एक तरह से नज़दीक आएंगे ढेर सारे, है ना, और क्या बनाएगा, क्रोमोसोम। देखो जो क्रोमेटिन फाइबर था उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से धागे जैसा था, लेकिन ये कंडेंस करके ना इसका कुछ स्ट्रक्चर आप देखोगे बाद में,
तो ये कुछ इस तरीके से बना लेगा, और ये क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर आपको पता होगा, ठीक है ना, यही क्रोमोसोम है। तो ये क्या हुआ, कंडेंस करके बना लिया। तो एक क्वेश्चन आएगा नॉर्मल सा कि एक सेल है, ठीक है, वो नॉर्मल फेज में, डिवीजन के फेज में नहीं है, वो भी ग्रो कर रहा है, मैच्योरेशन के फेज में है। तो क्या उसमें क्रोमोसोम दिखेंगे, क्या उसमें क्रोमोसोम प्रेजेंट होगा? द आंसर इज नो। उसमें क्या होगा, तो क्रोमेटिन फाइबर होगा। ये कब दिखेगा? तो we can only visualize or see chromosome actually under microscope only at the time of cell division। जब सेल डिवाइड करने वाला होगा ना, उसके जो फेजेस होते हैं, अलग अलग सेल डिवीजन के फेजेस होते हैं ना, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ऐसे करके होते हैं, बाद में पढ़ोगे आप। तो उन सारे फेजेस में ही कुछ फेजेस ऐसे होंगे ना जहाँ पे कि ये आपको विजुलाइज हो पाएगा, अदरवाइज हर फेज में वो आपको दिखेगा नहीं। तो सेल डिवीजन के टाइम ही दिखेगा क्रोमोसोम, फिर बाद में जब डिवाइड हो जाते हैं ना सेल, तो वापस से ये फिर क्रोमेटिन फाइबर के फॉर्म में मतलब कि फिर से फैल जाता है वो न्यूक्लियस में, ठीक है, और फिर से सेल डिवाइड करने वाला होता है, तो फिर से कंडेंस करके वो क्रोमोसोम बना लेता है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होता है वो किसी भी स्पेसीज में कांस्टेंट होता है। अगर ये क्रोमोसोम का नंबर इधर उधर हुआ ना, तो फिर वो स्पेसीज भी दूसरा बन जाएगा। म्यूटेंट समझते होगे ना, बहुत सारे हॉलीवुड मूवीज देख रखे होगे म्यूटेंट के फॉर्म में, है ना, जिसमें एक्सपेरिमेंट कर रहा है, करते करते वो कुछ और ही बन गया, है ना। तो वही सब होते हैं, म्यूटेंट हो जाता है, उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ही डिफर कर जाते हैं कहीं ना कहीं से, ठीक है ना, उसमें कुछ कुछ चेंजेस आ जाते हैं, और तब फिर एक तरह से नया स्पेसीज बन जाता है। वो स्पेसीज रहा ही नहीं है, वो एक नया ही बन गया। तो किसी भी स्पेसीज में नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और इसके कांस्टेंट रहने का ना एक रीज़न भी है। आपने देखा होगा सेल डिवीज़न, आपने अभी पढ़ा नहीं है बेसिकली। सेल डिवीज़न जब पढ़ोगे तो आप देखोगे ना, बेसिकली दो टाइप के सेल डिवीजन होता है, मैंने आपको बताया भी था, मियोसिस, माइटोसिस, ठीक है ना। तो आप क्या करना, वो वाला लेक्चर देख लेना दोबारा से, ठीक है ना। उसमें क्या हो रहा था कि मियोसिस जब हो रहा था ना, तो क्रोमोसोम हाफ हो रहे थे, और जब फिर से जब दोनों रिप्रोडक्शन के टाइम जुड़ रहा था, तो फिर से पेयर हो रहे थे। तो हर ऑर्गेनिज्म में ऐसे ही चलेगा, तो वो क्या होंगे, हमेशा पेयर्ड फॉर्म में होंगे, ठीक है। अब देखो ये क्या होंगे, पेयर में पाए जाते हैं, डिप्लॉइड, कहीं कहीं हाफ भी होते हैं कुछ कुछ सेल में, जैसे जर्म सेल, जो स्पर्म उवम होते हैं वहाँ क्या होता है, हाफ होता है, तो वो हैप्लॉइड कहलाता है। क्लियर है। जैसे देखो यहाँ एक एग्जांपल है कि ह्यूमन बींग्स जो होते हैं ना, वो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम मतलब पाए जाते हैं ह्यूमन बींग्स के सेल में। हमारे सेल में कितने क्रोमोसोम है, तो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम, यानी टोटल 46 क्रोमोसोम, लेकिन 23 पेयर बोलना ही सही है। वो क्यों सही है ना, आप जब हेरिडिटी पढ़ोगे ना, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि पेयर में ही बोलना क्यों सही होता है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ आपने यहाँ समझ लिया, तो इसे जल्दी से आप नोट करोगे, ठीक है ना। तो देखोगे अब न्यूक्लियस में बस बहुत ही जरा सा बचा हुआ है, इसे जल्दी से देख लेंगे हम। यहाँ पे मैंने लिखा है फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है, इसे जल्दी से समझोगे, ये ऑलरेडी आपको पता है, ठीक है ना, बस आपको लिखने के लिए है। इट कैरीज द जेनेटिक मटेरियल विच कैरी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। देखो जेनेटिक मटेरियल यानी जीन्स कैरी कर रहा है ना, अभी हम जीन्स को भी समझाएंगे, है ना, कि क्या होता है, कहाँ प्रेजेंट होता है। तो इससे क्या होता है कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक कैरेक्टर क्या होते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं। तभी तो देखते होगे ना आप कि कोई बच्चा को देखो, जब पैदा होता है तो बोलता है मम्मी पे गया, पापा पे गया, है ना, ठीक है। लेकिन वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है ना, तो फिर बदमाश हो जाता है, तो फिर लोग बोलते हैं पता नहीं किस पे गया है ना। चलो जोक्स अपार्ट, लेकिन क्या हो रहा है कि जीन्स जो हो रहे हैं वो इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र कर रहा है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, ठीक है ना। आगे देखना ये सेल डिवीजन में भी हेल्प कर रहा है। कैसे? तो ये सेल के अंदर जितने भी रिएक्शंस वगैरह हो रहे हैं ना, सबको कंट्रोल कर रहा है, एक तरह से हेड क्वार्टर है। देखो इसीलिए इसको बोला जाता है ब्रेन ऑफ सेल, ठीक है ना। सेल का क्या है, ब्रेन है, ये सब चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है। या फिर हेड क्वार्टर, हेड क्वार्टर समझते हो ना, हेड क्वार्टर एक ऑफिस होता है जहाँ से उसके सारे जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, उसके जो छोटे छोटे बॉडीज होते हैं उनको कंट्रोल किया जाता है। सो ये इसको हेड क्वार्टर ऑफ सेल भी बोलते हैं। आगे देखो न्यूक्लियोप्लाज्म जो प्रेजेंट है सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, ये क्या बनाता है, राइबोसोम, और फिर राइबोसोम ना आगे जाके प्रोटीन बनाता है, और फिर प्रोटीन से ही तो हमारे सेल बनते हैं, और सेल से ही तो हमारा बॉडी बनता है, ठीक है ना। यहाँ देखो मैंने कुछ लिखा है यहाँ साइड में, देखोगे आप ध्यान से इसे। जीन्स जो होते हैं ना, जीन मेक्स प्रोटीन्स, क्लियर है ना। प्रोटीन जो होंगे वो क्या बनाएगा, सेल बनाएगा, और सेल जो होगा वो क्या बनाएगा, तो हमारा बॉडी बनाएगा। क्लियर है। तो ये आपको इतना समझ में आया होगा। अब देखो ये जीन प्रेजेंट कहाँ होता है, तो ध्यान से देखना, हमारा बॉडी है,
बॉडी में क्या है, सेल है, ठीक है ना, बॉडी में क्या है, सेल है, बॉडी में सेल है, सेल में क्या है, अब देखो इसको समझोगे, इसको मैं डायग्राम से एक समझा रहा हूँ, देखना ध्यान से। बॉडी में ढेर सारे सेल्स हैं, क्लियर है, उसमें से किसी एक सेल को देखो आप, ये हो गया एक सेल। अब इस सेल के अंदर सारे ऑर्गेनेल्स हैं, साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, सब कुछ है, हमें सिर्फ न्यूक्लियस से मतलब है, न्यूक्लियस आ गया यहाँ पे, बाकी सब चीज़ों को हम हटा दे रहे हैं, हम बस अब न्यूक्लियस को लेके चलेंगे। ये क्या है, तो न्यूक्लियस है। अब देखो न्यूक्लियस के अंदर आपको इस तरीके से क्रोमेटिन फाइबर दिख रहा था, ये क्या है, क्रोमेटिन फाइबर। यही क्रोमेटिन फाइबर सेल डिवीजन के टाइम क्या बनाएगा, यही क्रोमेटिन फाइबर सेल डिवीजन के टाइम क्या बनाएगा, तो क्रोमोसोम बनाएगा। तो इसी न्यूक्लियस में क्रोमोसोम प्रेजेंट है, यानी ये अब क्या हो गया, क्रोमोसोम हो गया। तो अब मैं इसे इस तरीके से दिखा देता हूँ, क्रोमोसोम हो गया। अब इसी क्रोमोसोम में ना देखो, इसके जो ये आर्म्स दिख रहे हैं ना, ऐसे ये आर्म्स दिख रहे हैं, ठीक है, इसमें भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन होता है, इसके आर्म्स होते हैं, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों को बाद में पढ़ लेना आप। अब इस आर्म्स में ना मैं बस ये छोटे से पार्ट को यहाँ पे मैग्नीफाई कर रहा हूँ, ठीक है। इस छोटे से पार्ट को अगर मैं मैग्नीफाई करूं तो इसका कुछ स्ट्रक्चर जो होगा ना, वो कुछ इस तरीके से दिखने वाला है। और आपको पता है ये क्या है, आपको पता है ना ये क्या है, यही तो डीएनए है। तो यहाँ क्रोमोसोम में डीएनए हो गया। अब डीएनए में जीन्स लिख रखे है ना, तो जीन्स देखो अब कहाँ होगा, इस डीएनए को जब आप और डिटेल में पढ़ोगे तो यहाँ एटीजीसी के ना कॉम्बिनेशन होते हैं, एडेनिन, थाइमिन, गुआनिन, साइटोसिन। तो इसी तरीके से ना एटीजीसी ऐसे पढ़े होंगे, जैसे ऐसे मान लो ATGCCA TGCCA, इस तरीके से, बस मैंने ऐसे ही लिख दिया है आपको समझने के लिए। अब क्या होगा कि मान लो यहाँ से यहाँ तक देखो एक कोड है, ATGCCC ATGC, है ना, ये कोड है। तो यहाँ से यहाँ तक एक एक्टिव फ्रैगमेंट है डीएनए का, इसे आप समझो कि इट इज एन एक्टिव फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए। सो एक्टिव फ्रैगमेंट ऑफ डीएनए, इसी को हम क्या बोल रहे हैं, जीन्स बोल रहे हैं। अब आया समझ में। अब देखो ये करेगा क्या, ये एक कोड है, ध्यान से समझना, एक कोड है। कोड समझते हो ना, किसी दूसरे लैंग्वेज में लिखा जाए, जैसे देखते होगे ना आप, कुछ स्पाई होते हैं जो दूसरे देशों में रहते हैं, तो वहाँ से वो अगर कुछ इन्फॉर्मेशन भेजना होता है ना, तो वो एक कोडिंग लैंग्वेज में भेजते हैं। अब उस कोड को क्या करता है, कोई वहाँ बैठा होता है जो उस कोड को लिखता है, सुनता है और उसे डिकोड करता है। तो डिकोड करने के बाद वहाँ से पता चल पाता है कि उस मैसेज में, उस इंफॉर्मेशन में था क्या। क्लियर है ना। सेम प्रोसेस यहाँ भी है, ये एक कोड है, इसे डिकोड किया जाएगा हमारे सेल में, ठीक है ना। और डिकोड करने के बाद ये एक्चुअली कोड होगा किसी प्रोटीन को बनाने के लिए। तो इसीलिए मैंने लिखा है जीन मेक्स प्रोटीन। तो यहाँ पे जो होंगे जीन, यहाँ पे एक कोड लिए हुए हैं, एक इंफॉर्मेशन रखे हुए हैं किसी प्रोटीन को बनाने का, यानी उसका पूरा आप यूँ समझ लो कि प्रोसेस उसको उसके पास है कि कैसे करके बनाना है। इवन ना हम न्यूक्लियस को ये ब्लूप्रिंट भी बोलते हैं अपने सेल का, क्योंकि सारा इन्फॉर्मेशन ही रखे हुए रहता है। ब्लूप्रिंट समझते हो ना, जैसे मान लो कि मैंने एक एटम बम बनाया, तो मैंने उसका पूरा प्रोसेस कहीं लिख के रखा होगा कि इस तरीके से करते हैं, इसमें ये डालते हैं, इतना परसेंटेज ऑफ ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, है ना। और अगर मान लो वो ब्लूप्रिंट किसी ने चोरी कर लिया, तो वो भी बना लेगा ना फिर, तो दैट इज ब्लूप्रिंट। तो न्यूक्लियस को ब्लूप्रिंट भी मान सकते हैं हम सेल का, क्योंकि सारा इन्फॉर्मेशन है उसके पास। और देखो इसी फॉर्म में है एकदम, हम लोग बहुत ही अंदर चले गए हैं यहाँ पे, देख रहे हो सेल के अंदर कितने अंदर चले गए हैं, सेल के भी अंदर चले गए हैं। अभी तो सेल तक ही जाना मुश्किल लग रहा था हमें, ठीक है ना। अब सेल के अंदर देख लो कहाँ पे है, जीन तक पहुँच गए हैं हम, एकदम एक्सट्रीम लो लेवल पे चले गए हैं, एक्सट्रीम डीप लेवल पे चले गए हैं, ठीक है। तो ये जो कोडिंग होगा ना, इसी को हम बोलेंगे जीन। और जीन से प्रोटीन बनेगा। प्रोटीन, सेल जो होता है ना वो मोस्टली प्रोटीन ही होता है, ये आपको पता होगा। तो यहाँ हमने न्यूक्लियस कंप्लीट किया, ठीक है ना। अब अगले पोर्शन में हम देखेंगे साइटोप्लाज्म, और साइटोप्लाज्म के अंदर जितने भी ऑर्गेनल्स होंगे, यानी अब यूं कहूँ ना तो यहाँ से हमारा तीसरा पोर्शन शुरू होगा। सेल चैप्टर का को मैंने 3 पोर्शन में बांटा था, यहाँ पे हमारा दूसरा पोर्शन कंप्लीट हुआ न्यूक्लियस के साथ। अब हम तीसरे पोर्शन के साथ जाएंगे, दैट इज सेल ऑर्गेनल्स। तो सेल ऑर्गेनल्स को पढ़ेंगे अब अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आपको करना क्या है, आपको वीडियो को लाइक करना है, कोई प्रॉब्लम हो आपको कमेंट जरूर करना है, ठीक है ना। मैंने व्हाट्सएप में अपना नंबर दे रखा है, आप व्हाट्सएप कर सकते हो उस नंबर पे, ठीक है। और आपको साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करना है दोस्तों के साथ, ताकि वो भी देख के और खुद भी उन्हें भी कुछ फ़ायदा हो सके, ठीक है ना। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलेंगे। और हाँ, एक चीज़ और मैं बता देता हूँ,
अब से ना मैं वीडियो जो भी पोस्ट करूँगा वो प्रीमियर के फॉर्म में होगा। 10 बजे मैं वीडियो पोस्ट करूँगा एग्जैक्टली। आपको 9:30 के आसपास नोटिफिकेशंस मिलेंगे, 10 बजे मेरे वीडियो आएंगे और 10 बजे आप देख सकते हो वीडियो को। वहाँ आप कंटिन्यू देख सकते हो, आप मुझसे बातें भी कर सकते हो चैट के थ्रू, ठीक है ना। कमेंट के थ्रू आप बात भी कर सकते हो अगर कोई प्रॉब्लम हो तो, ठीक है। तो यहाँ पे आज के लिए इतना ही रखते हैं, काफ़ी है, ठीक है ना। तो अब नए सेक्शन में हम लोग साइटोप्लाज्म देखेंगे और सारे ऑर्गेनल्स को देखेंगे एक एक करके। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।